गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 31 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और सबसे पहले क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है तो आने वाले साल की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी ब्यूटीफुल अपकमिंग हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैं आशा करूँगी, उम्मीद करूँगी और विश भी करूँगी कि आप सभी के जो भी लक्ष्य हैं 2024 में वो पूरे हों। सो बिल्कुल चलिए जोरों शोरों से अपनी तैयारी को शुरू करते हैं, अपने लक्ष्यों की तरफ, अपने एम की तरफ, टारगेट की तरफ बढ़ते हुए। और आज से मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी तक हम डेली न्यूज़पेपर को आसान बनाकर उसके आर्टिकल जो होते थे उनको पॉइंटों में डिफ्रेंशिएट करके मैं आपको समझाती थी। लेकिन आज से शायद हम उससे रिलेटेड कोई मेंस का क्वेश्चन अगर बनता है तो उस मेंस के क्वेश्चन के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि उसको आप किस प्रकार से आंसर कर सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से अब हमारे जो न्यूज़पेपर होने वाला है आने वाले समय में उसमें हमेशा आप ये पाएंगे कि इसके अंदर हमेशा एक या दो मेंस का क्वेश्चन हम लोग लेंगे, फिर उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि उसका आंसर इस आर्टिकल के इस पार्ट से कैसे दिया जा सकता था। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है नए साल पर। कल से नहीं बल्कि मैं आज से ही इस चीज़ को लेके आई हूँ कि क्यों ना चलिए नए साल की शुरुआत में ही जब हमारे दिमाग में ये सब चल रहा है तो क्यों ना ऐसा किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया आज, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हुए तो पहला आर्टिकल है एंटायर कंट्री शुड सेलिब्रेट दिवाली ऑन जनवरी 22 डे ऑफ राम टेम्पल सेरेमनी, प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा जस्ट एक रैंडम न्यूज़ है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड यूपीएससी के हिसाब से रैंडम है, वैसे पूरे देश के लिए शायद बहुत अच्छी खबर हो सकती है ये। और उसी में बता दूं कि जो अयोध्या के अंदर राम टेम्पल है उसका वहाँ पर इनॉग्रेशन किया जा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अयोध्या के अंदर जो एयरपोर्ट है, न्यू एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया गया है, उसका भी इनॉग्रेशन होगा। प्लस यहाँ पर जो एक नई अयोध्या की स्मार्ट सिटी बनाई गई है वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन या इनॉग्रेशन यहाँ पर 22 जनवरी को किया जाएगा। और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सभी को दिवाली मनानी चाहिए। तो चलिए प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है, क्योंकि आज संडे का दिन है तो ऑब्वियसली बात है एक्सप्लेन्ड का पेज तो नहीं आएगा, लेकिन जो आया हुआ है वो काफ़ी अच्छा आया है। हिस्ट्री के पॉइंट हमेशा आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक आर्टिकल लिखा है अशोक यहाँ पर भान द्वारा। अशोक भान जी लिखते हैं प्रिंसिस्तान टू आर्टिकल 370, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि हिंदुस्तान है, ऐसे ही एक प्रिंसिस्तान होने वाला था स्थान, कि वो प्रिंसों का स्थान, वो राजाओं का स्थान, और उससे फिर आर्टिकल 370 तक कैसे पहुँचे। तो ये पूरा एक स्ट्रगल, एक पूरा हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई है। ऑथर की बात करें तो अशोक भान ने एक हिस्टोरिकल नैरेटिव दिया है इंडिया की जर्नी को, कि किस प्रकार से इंडिपेंडेंस से होते हुए कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए और उस प्रकार से आज जो 370 हटा है वो किस आपका जो पाथ था, जो रास्ता था, उन रास्तों से होकर गुजरा था। तो ये पूरी की पूरी एक हिस्टोरिकल नरेटिव यहाँ पे शुरुआत करते हैं यहाँ पर ऑथर कि वो आज़ादी की वो शाम थी जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार से एक थ्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम की स्पीच दी थी। बहुत ही खूबसूरत ये स्पीच थी। ऐसा माना जाता है कि ये 20वीं सदी की सबसे जो ग्रेटेस्ट स्पीच है, महान जो स्पीच हुई हैं, उन स्पीचों के अंदर इस स्पीच को लिया जाता है। एक कंट्री जो अभी अभी आज़ाद हुई है, एक देश जो अभी आज़ादी को चूम रहा है, खुशियाँ मना रहा है, उसकी शाम पे उसके नए बने वाले प्रधानमंत्री जब आते हैं और एक स्पीच देते हैं तो कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस देश के संघर्षों को उस दिन बयां किया था, वो इस स्पीच में आप जाकर सुन सकते हैं। और एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि बिल्कुल जाइए, ये स्पीच जो है फ्रीली अवेलेबल है, गूगल पे जाके पढ़ेंगे तो आप पढ़ भी पाएंगे और सुनना चाहेंगे तो सुन भी पाएंगे। तो जरा एक अपना कुछ टाइम इधर भी जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्या हुआ था। देखिए जब इंडिपेंडेंस की बातें चल रही थी ना तो तब एक नया प्लान आया था। हमें आज तक एक बात तो पता है, हमें क्या पता है, माउंटबेटन प्लेन के बारे में हमें पता है, राइट।
माउंटबेटन, कि जिसकी वजह से यहाँ पर पार्टीशन हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर विभाजन हुआ था, ये तो सब जानते हैं। उसके बाद द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 भी लेके आया गया, तो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ये सब आए थे, ये सब जानते हैं। आज़ादी का एक्ट जो आया था उसके अंदर भारत को आज़ादी मिली, भारत के कुछ पार्ट जो है उसको पाकिस्तान का दर्जा दिया गया, कुछ को ईस्टर्न पाकिस्तान का दर्जा दिया, और बीच के अंदर यहाँ पर निकला भारत। तो ये जो आप देख पाएंगे, ये इस तरीके से हमारा जो उस समय पर गठन हुआ था वो इस प्रकार से एक गठन की तरफ में इस इंडिपेंडेंस एक्ट ने निकाला। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे एक और यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी पीछे पीछे चल रही थी, कुछ प्लानिंग चल रही थी। कौन कौन वो प्लानिंग करता थे? प्लानिंग करता थे यहाँ पर बहुत सारे राजा, जिनमें से ज़्यादातर जो सिग्निफिकेंट रोल था वो रोल था यहाँ पर भोपाल के राजा का। भोपाल के जो राजा थे वो यहाँ पर पीछे पीछे उनके पास एक चॉइस छोड़ी गई थी सभी राजाओं के पास। हमें पता है कि जब हम आज़ाद हुए तो ऑलमोस्ट 565 ऐसे राजा रजवाड़े थे जिनके पास ये एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा गया था कि या तो आप पाकिस्तान के पास चले जाइए या आप इंडिया में रह जाइए। ये एक सवाल था खुद की उनकी, या फिर उनके पास एक और ऑप्शन था कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट तो उनको नहीं रहने दिया गया, राइट। इसीलिए 370 आज तक कितना बड़ा इशू बना हुआ है। हरि सिंह उस टाइम पे वहाँ के राजा थे और उन्होंने फिर जो एक्सेशन का हमारा जो इशू था उसके ऊपर साइन भी किया था, और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसके ऊपर साइन किया, और उसके बाद कश्मीर भारत का भाग बन गया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक नया, यहाँ पर एक मैं बोलूँगी स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, जो चाहते थे कि यहाँ पर 3 भागों में बट जाए भारत। पहला भाग क्या होगा? इंडिया, दूसरा भाग क्या होगा? पाकिस्तान, और तीसरा यहाँ पर भाग था ये प्रिंसली स्टेट, जो कि बहुत ही अलग अलग रहेंगी, जिनके ऊपर इंडिया का यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी इंडिया का उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ऐसा हो जाता तो इसका नुकसान कितना ज़्यादा होता। देखिए जब ये प्लान बन रहा था ना प्रिंसिस्तान का, तो कुछ प्रिंस ने ये प्लान किया कि वो लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, प्रिंसिस्तान की तरह रहेंगे और ब्रिटिश पैट्रोनेज के अंदर रहेंगे, यानी कि ब्रिटिश जो होगा वो उनके डायरेक्ट उनके अंडर रहना चाहते थे। लेकिन इस प्लान को किस प्रकार से डिस्टेबलाइज किया गया एक नए उभरते हुए आज़ाद देश के द्वारा, और उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए अंग्रेज चाहते थे ऐसा हो, लेकिन जब ये प्लान को ख़त्म करने की बात आती है तो नेहरू, आप लोगों ने सरदार पटेल जी के बारे में सुना होगा, तो सरदार पटेल जी और उनके अलग यहाँ पर फिर आप देखेंगे माउंटबेटन। तो ये जो 3 इंसान थे, ये जो हस्तियाँ थी, इन्होंने यहाँ पर मिलकर इस प्लान को ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया, और इन्होंने काफ़ी बड़े रोल निभाए हैं इस प्लान को ख़त्म करने में। फिर यहाँ पर भारत को आज़ादी मिल जाती है, ट्रांजिशन हो जाता है, इंडिपेंडेंस मिल जाती है। और ये इंडिपेंडेंस ऐसे ही नहीं मिलती है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि 1929 में यहाँ पर लाहौर सेशन हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस का। और ऑल इंडिया कांग्रेस कब बनी थी कोई मुझे बताएगा? अगर किसी को पता है तो बिल्कुल बताइए कमेंट में, और अगर आप लोगों को याद नहीं आया तो मैं बता दूं 1605 के अंदर ऑल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कांग्रेस थी, पार्टी थी, वो यहाँ पर बन चुकी थी। सॉरी नॉट 1606, यहाँ पर 1905 आएगा, तो गलती से मैंने 1605 बोल दिया। 1905 का वो साल था जिस दिन कांग्रेस यहाँ पर बनती है, और उसके बाद 1929 में यहाँ पर सेशन हो रहे हैं। तो ये जो 1929 का लाहौर सेशन था ना, उसने पूरी कंट्री में इंडिपेंडेंस को घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम आज़ाद हैं, हम किसी को भी अपना नहीं मानते कि आप हमें पेट्रोनेज दे रहे हैं, नहीं नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम एक आज़ाद नेशन है, हम एक आज़ाद लोग हैं, हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो भी खुद भारतीयों की होगी, ऐसा बोला गया। और ये जो आज़ादी का दिवस था वो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। देखिए इसीलिए जब हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था ना, तो प्रियम्बल की जो डेट लिखी गई थी इनेक्ट करने की, वो 26 नवंबर को तैयार हो चुका था, लेकिन उसको इनेक्ट किया गया था 26 जनवरी को, सिर्फ इसी दिन की महत्वता को बढ़ाने के लिए कि ये सपना 1930 में देखा गया था, बुना गया था। लेकिन हम किसी भी कारणों की वजह से उस समय पर ये नहीं हो पाया, और उसके बाद जब 1947 में वर्ल्ड वॉर 2 का रिजल्ट आता है, हमें पता है 1941 से लेकर 1942 से 1947 तक वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और जब ये वर्ल्ड वॉर 2 का यहाँ पर रिजल्ट आता है और ब्रिटेन जो है वो जापान के सामने सरेंडर कर देता है, जापान खुद को, और इंडिया का पार्टीशन हो जाता है 2 स्टेट में। यहाँ पर एक स्टेट इंडिया बन जाता है और दूसरा स्टेट बन जाता है ब्रिटिश इंडिया, जिसको बोला जाता था वो इंडिया बन जाता है, और दूसरी स्टेट हमें पता है पाकिस्तान बन जाती है जिन्ना की वजह से। इन लोगों को दोनों को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाता है कि आप लोगों को ब्रिटिश जो कॉमनवेल्थ है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या है अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। देखिए, कॉमनवेल्थ एक समूह है, एक ग्रुप है ऐसे देशों का जिनको कभी ब्रिटिश जो है इंडिया जो, या हम बोल सकते हैं ब्रिटेन जो है या ब्रिटिश एम्पायर जो है, उसने अपने अंडर रखा था, यानी कि ये कॉलोनाइज्ड हुई देश है। इसी वजह से इनको कॉमनवेल्थ माना जाता है कि इनकी जो समृद्धि है, जो पैसा है, वो कॉमन है ब्रिटेन के लिए। खैर, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो इससे सक्सीड करने की उनको परमिशन मिल गई थी कि वो लोग इससे दूर हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा संविधान आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद उसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, क्यों है ये मुद्दा, क्यों हम इसकी हिस्ट्री जान रहे हैं, क्योंकि अभी 370 को हटा दिया गया था, पहले ही हटा दिया गया था 2019 में, लेकिन अभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ठीक है, वो संविधान के अंतर्गत ही हुआ है। तब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है तो हर स्टेट को फुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मिलती है, राइट। अभी आप लोगों को पता होगा किसी न किसी स्टेट में, जैसे अभी 5 स्टेट के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके अंदर जब इलेक्शन हुए हैं तो वो क्या था, लेजिस्लेटिव पावर, कि सेंटर को आपके ऊपर कोई वो नहीं होगा, आप अपनी स्टेट को खुद चला सकते हैं। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का, उसके अंदर शेड्यूल 7 है, और शेड्यूल 7 के अंदर जो कि कितने भागों में बटा हुआ है हमारा संविधान, बताइएगा मुझे, कितने पार्ट्स में बटा हुआ है और कितने शेड्यूल्स में बटा हुआ है। ये अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मैं इसको कल आप लोगों को बताऊंगी। तो शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट है, राइट। कौन कौन सी लिस्ट है यहाँ पर? पहली जो लिस्ट है वो है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी जो है वो है स्टेट लिस्ट, और तीसरी जो है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाएंगे सेंट्रल लिस्ट से लेकर स्टेट के अंदर और कॉन्करेंट के अंदर, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ स्टेट ही अपने अंडर बना सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको सिर्फ सेंटर अपने अंदर बनाएगा, कुछ कानून, जैसे कि यहाँ पर आर्मी का आप ले सकते हैं, डिफेंस ले सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज का आप ले सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो आती हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, IAS, IPS, तो ये सभी इसी में आती है। और कुछ स्टेट के अंदर होती हैं, स्टेट के अंदर क्या होती है, एजुकेशन, राइट। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, लैंड जो होता है वो स्टेट के अंदर आ जाता है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये, और कॉन्करेंट भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन को हटाकर कभी कॉन्करेंट में डाल दिया गया था। सेंटर में आप सेंसस को भी याद कर सकते हैं कि जनगणना जो होती है वो यहाँ पर सेंटर करवाता है, तो इस तरीके से बटा हुआ है। तो यस, ये 1947 में ही फुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दे दी गई थी, और इसी के बाद एक सिग्निफिकेंट माइग्रेशन देखने को मिला। हमें याद है पार्टीशन के वो दंगे, जिनको दंगे के नाम से, पार्टीशन या विभाजन दंगों के नाम से जाना जाता है। तो माइग्रेशन बहुत हो रहा है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, वायलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, और उससे भी अलग जो दुखदायक एक बात थी वो थी मिलियंस ऑफ डेथ, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मौत हुई, नए न्यूली फॉर्म्ड जो भी बॉर्डर बनाए गए उसके बाद में। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हुई 14 अगस्त 1947 को। तो 14 अगस्त 1947 को यहाँ पर पाकिस्तान बन जाता है, उसको भेज दिया जाता है। और जब इंडिया ने खुद की इंडिपेंडेंस बनाई तो एक दिन के बाद हम जानते हैं कि 15 अगस्त को बनाई। फिर कश्मीर और आर्टिकल 370 आता है कि ये क्या मुद्दा रह गया था और क्यों रह गया था।
तो कश्मीर की अगर बात करें तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 370 को लाया जाता है किन्हीं कारणों के वश में, क्यों क्या क्या कारण थे वो, क्योंकि जंग का उस समय पर वहाँ पर ऐसा हाल हुआ था, क्वेश्चन मार्क उठे हुए थे, तो इसी वजह से एक टेम्परेरी चीज़ को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसी को हमें पता है बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो लगातार रीजन रेस्टलेस रहता है। कश्मीर का जो रीजन है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखी गई हैं, चाहे वो रेसिस्टेंस देखा जाए या फिर लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक होल्डर्स को देखा जाए, तो ये सारी समस्याएं वहाँ पर देखी गई, इसी वजह से उसको हटा दिया गया। अब 370 जब हटता है तो उसके ऊपर इंटरनेशनल पोजीशन क्या रही है, क्या क्या देखिए बहुत सारे नेशंस की अलग अलग पोजीशन रही है। पाकिस्तान चाहता था यूएन में कि इसको वापस से अलग किया जाए, ये गलत किया जाए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क, उनसे पूछा नहीं गया। फिर कुछ कंट्रीज है जो कह रही थी नहीं ये उनका इंटीग्रल मामला है, और यहीं पे ऑथर का मानना है कि इंडिया एक बहुत बड़ी लार्ज डेमोक्रेसी है, बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा हम बोल सकते हैं कि इंडिया वन ऑफ द, या फिर बोले तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और उसका जो काउंटर पार्ट है जो कि चाइना है, जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, हम देखेंगे कि ग्लोबल स्टैंडिंग के ऊपर वहाँ पर ये देखा गया है कि जो रिमूवल ऑफ कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस की बात की जा रही थी उसके ऊपर उसने पाकिस्तान को बिल्कुल फाइनेंस किया। तो चाइना की तरफ से ये फाइनेंशियल देखा जा रहा है कि अच्छा बहुत साथ दे रहे थे वो, लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिसीजन दिया कि इनऑपरेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 370 जो भी हुआ था वो ठीक तरीके से हुआ है, और ये जो नीड है अब आगे बढ़ने की और जो सफरिंग हो रही है कश्मीरी पीपल की उस पर एम्फेसाइज करते हुए यहाँ पर एक कॉल फॉर ए ट्रूथ एंड एक रिकंसिलिएशन कमीशन यहाँ पर बनाया गया है कि उनके साथ यहाँ पर कोई गलत तरीके से काम तो नहीं हुआ है बाद में, या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, इसी वजह से देखने के लिए कमीशन तक को बना दिया गया है। सो आई होप काफ़ी अच्छा था ये आर्टिकल और काफ़ी पहलुओं पे इसने बात की इतिहास से लेते हुए अभी तक, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या था प्रिंसेस्तान, क्या था, उसको रोकने में भूमिका किन किन की थी। यहाँ पे सवाल यही बनता है, मेंस में भी अगर आप जाएंगे तो ये सवाल जीएस पेपर 1 में तो बिल्कुल आ सकता है, करंट रिलेटिव है, राइट। तो जीएस पेपर 1 में जो आपका वर्ल्ड का खासकर मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन आता है तो वहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसेस्तान, हु हैड ए सिग्निफिकेंट रोल टू थॉट द प्लान। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल भी रखा गया है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए मैंने भी आपको इसकी काइंड ऑफ समरी बताई है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। बाइडेन एडमिन बाईपास यूएस हाउस अगेन क्लियर्स $147 मिलियन वेपन सेल टू इजराइल। क्या बात हो रही है यहाँ पर, देखिए क्या हुआ है ना कि यूएसए कुछ अपने वेपन्स, कुछ हथियारों को बेचना चाह रहा था इजराइल को, ठीक है, और उसके कुछ कारण थे कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है, तो वो हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या हो सकता है। मेंस के हिसाब से मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर लाई हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन पहले जान लेते हैं अभी हुआ क्या है। देखिए यूएसए की जो कांग्रेस है ना, यूएसए में कांग्रेस क्या होती है, मेरे जो भी आप स्प्रिंटर्स यहाँ पर है जो भी डेली सुनते हैं उन लोगों को ये बात पता है कि यूएसए की जो कांग्रेस है वो इंडिया की पार्लियामेंट है, राइट। तो मतलब जो हमारे यहाँ पर जिसको पार्लियामेंट बोला जाता है उसको यूएसए में कांग्रेस बोला जाता है। अब यूएसए का जो एक तंत्र है काम करने का, पॉलिटी का, वो इंडिया से काफ़ी अलग है, क्योंकि वहाँ पर एग्जीक्यूटिव प्लस जो लेजिस्लेटिव होते हैं वहाँ पर भरोसा किया गया है सेपरेशन ऑफ पावर पर, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइसिस है। और सेपरेशन ऑफ पावर कैसे की गई है कि एग्जीक्यूटिव जो होगा आपका, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, जैसे कि जो बाइडेन वहाँ के एग्जीक्यूटिव है या प्रेसिडेंट है, कंपेयर करें तो ये पोजीशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ आप कर सकते हैं। वो कांग्रेस के प्रति जवाबदेही तो रखते हैं, लेकिन उनका कोई भी ना तो वो कांग्रेस में जाके बैठेंगे, उनका जो अपर हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, कॉमन्स हाउस है, उसमें किसी में जाकर वो नहीं बैठते हैं और वो अपना काम बिल्कुल अलग करते हैं। और यहाँ पर कानून बनाने का काम जो लेजिस्लेटर होते हैं, जो स्टेट से, हर स्टेट से 2 हैं, यानी कि 100 जो मेंबर यहाँ पर उभर कर आते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, तो वो बैठते हैं, प्लस जो हाउस ऑफ कॉमन है वहाँ पर वो यहाँ पर बैठते हैं और किसी कानून को बनाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पर कोई रोल नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज़रा जाइए थोड़ा सा राज्यसभा प्लस लोकसभा के अंदर, हमारे यहाँ का प्रोसेस क्या है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर
प्लस जो कैबिनेट होती है प्राइम मिनिस्टर की, जो कि कैबिनेट होगी या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ये तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती हैं लोकसभा के लिए। और प्राइम मिनिस्टर हमेशा हेड ऑफ लोकसभा भी होगा, या मैं आपको बोलूँ कि लोकसभा में ही बैठते हैं। तो ये आप यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो कानून बनाते हैं वो ज़्यादातर मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर क्या करता है, किसी भी लॉ को लेकर आता है। और यहाँ पर यूएसए में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यूएसए के अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग रखा गया है। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, गवर्नमेंट होती है एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेटिव क्या होती है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं आपके लेजिस्लेटर, जो कानून बनाते हैं या कोई भी कानून लेकर आते हैं। यहाँ पर मिनिस्टर जो होगा वो किसी कानून को देगा, उसके बाद सभी एमपी से यहाँ पर वोटिंग करवाई जाएगी। अगर मान लीजिए कानून लोकसभा में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, तो लोकसभा से अगर वो जितनी भी, उसको मान लीजिए मनी बिल है, मनी बिल यहाँ पर एक अलग बिल होता है जो कि आपका आर्टिकल 110 होगा, और कोई ऑर्डिनरी बिल है, अब हम दोनों में ही देख लेते हैं। अगर मनी बिल है तो आपको चाहिएगी स्पेशल मेजॉरिटी, और उसके बाद इस बिल को भेज दिया जाएगा राज्यसभा से पास होने के लिए। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिएगी, यानी जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से 51 होना चाहिए, राइट, यानी कि जितने भी लोग हैं उनमें से सिंपल मेजॉरिटी हो जानी चाहिए, या 50+1 हो जाना चाहिए। अब इसको फिर से भेज दिया जाएगा राज्यसभा में। अब यहाँ पर मनी बिल है तो आपसे राज्यसभा चाहे उसको अमेंडमेंट नहीं करवा सकता, रिटर्न नहीं कर सकता, वापस नहीं भेज सकता है, और उसको हामी भरनी ही पड़ेगी। अगर हामी नहीं भी भरेंगे तो 15 दिन के बाद ये मान लिया जाएगा कि आपका बिल पास हो गया है दोनों हाउस की सहमति से, ठीक है। अब यहाँ पर दो है। अब अगर हम ऑर्डिनरी बिल में देखेंगे तो राज्यसभा उसको वापस भी कर सकता है कि नहीं आप इसमें कुछ बदलाव कीजिए, मना भी कर सकता है, मना कर देता है तो बिल वहीं पे खत्म हो जाता है, और या फिर पास कर कर इसको सिंपल मेजॉरिटी से दोनों ही जगह से प्रेसिडेंट के पास भी आ सकते हैं। लास्ट हमारा कोई भी जो बिल था, अभी तक ये बिल है, और किसी भी बिल को एक्ट में परिवर्तित होने से पहले चाहिए तीनों जगहों की परमिशन। तो हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो होता है यहाँ पर क्या क्या होती है इंडिया की पार्लियामेंट में। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इंडिया की पार्लियामेंट है क्या, आर्टिकल 70 जो कि आपके 70 से लेके 79 तक जो कि प्रेसिडेंट ही पावर्स की बातें करते हैं, तो वहां पर अगर मैं पूछूं कि पार्लियामेंट के बारे में बताइए, तो आप लोगों को कभी भी ये नहीं बोलना है कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो है राज्यसभा प्लस लोकसभा। जी नहीं, ये गलत है। हमारी पार्लियामेंट है राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट। ये बात आप लोगों को प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत याद रखने की जरूरत है। प्रेसिडेंट्स हमेशा जो होते हैं वो पार्लियामेंट में कहीं नहीं बैठते हैं, ना वो राज्यसभा में बैठते हैं ना वो लोकसभा में बैठते हैं, लेकिन उनके खुद के अपने ऑफिस के बाद भी वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। अगर यहीं पे फिर से मैं आपको यूएसए से इसको आपको कंपेयर करवाऊं तो कांग्रेस जो होगी उसमें वहां पर सिर्फ अपर हाउस आएगा या हाउस ऑफ लॉर्ड्स आएगा, जिसको हिंदी में हम लोग हमारे इंडिया में राज्यसभा की तरह काम करता है, और वहां पर लोकसभा के नाम पे कॉमन्स का हाउस होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यहाँ पर उनके प्रेसिडेंट इसका हिस्सा नहीं होंगे। तो यही फर्क है, मेन सा मोटा मोटा सा यही यहाँ पर वो है। अब देखिए क्या हुआ है, अमेरिका कर रहा है इजराइल को इमरजेंसी में वेपन्स की सेल। अब ये पहले भी इजराइल यहाँ पे वेपन हथियार खरीदता था, अमेरिका ने अभी भी ये डील की है, लगभग 147.5 मिलियन डॉलर्स की ये बिल की गई है। लेकिन कांग्रेस यानी कि वहाँ की जो दूसरी आप पार्टी है, लेजिस्लेचर है, वो इस चीज़ को मना कर रहा था, लेकिन फिर भी इसको कर दिया गया। और यूएसए के जो आपके सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है, जिनका नाम है एंटोनी ब्लिंकन, तो ये जो आप यहाँ पर देख पाएंगे एंटोनी ब्लिंकन को, इन्होंने ये बताया कि इमरजेंसी की उसके अंदर यहाँ पर बिना लेजिस्लेचर की परमिशन दिए हुए भी ऐसा कुछ हथियारों को बेचा जा सकता है। अब ये तो हो गई हमारी खबर, लेकिन एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको इस खबर से यही नहीं जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसा तो कोई सवाल हमसे पूछा नहीं जाएगा। सवाल क्या आ सकता है, चलिए मेंस के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं जरा। मेंस के हिसाब से आपका आईआर के जो पोर्शन है, और आईआर का पोर्शन किस पेपर में आपका पूछा जाएगा, जीएस पेपर 2 के अंदर। मेंस का जो आपका जीएस पेपर 2 होगा उसमें ये सवाल आएगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि यूएस जो वेपन्स की सेल कर रहा है इजराइल को, उसके क्या क्या रीजंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। ऐसा सवाल बिल्कुल आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए जरा,
तो ये हमसे पूछा जा रहा है सिग्निफिकेंस के बारे में, और सिग्निफिकेंस के बारे में बोलूँ तो मैं यहाँ पर आप लोगों को माइंड मैप के जरिए बताना चाहूँगी इसको। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो आपका यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस की जब भी बात होती है तो वहाँ पर हमेशा बात होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, कि आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से पार्टनरशिप कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर यूएसए की भी इसी तरीके से इजराइल के साथ कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो इतना वो उसके साथ खड़ा हुआ है, और हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर डटे हुए हैं। उसमें बहुत सारे म्यूचुअल इंटरेस्ट है, इजराइल को कुछ फायदा होगा, कुछ फायदा यहाँ पर यूएसए को होगा, और इसी वजह से इनकी जो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज है वो भी इसके ऊपर इसकी बुनियाद बना रही है, एक तरीके से फाउंडेशन का काम यहाँ पर कर रही है। फिर पार्टनरशिप के अंदर है क्या क्या? पार्टनरशिप के अंदर यहाँ पर मिलिट्री असिस्टेंस दी जाती है, यानी अगर किसी कंट्री को जरूरत पड़ेगी तो उसको मिलिट्री की मदद दूसरी से जरूर दी जाएगी, तो ये होती है मिलिट्री असिस्टेंस। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है आपका यूएस जो है इजराइल का लार्जेस्ट फॉरेन मिलिट्री एड डोनर है, तो ये भी इजराइल के लिए बहुत ही बड़ा और प्लस पॉइंट है। दूसरा, जो वेपन्स की सेल हो रही है वो भी एक तरीके से सपोर्ट को दिखाती है यूएस की कमिटमेंट को, कि इजराइल के डिफेंस के लिए वो कितना कमिटेड है, या किसी के साथ भी यूएस से जब पार्टनरशिप करता है तो वो अपनी बातों पर कैसे खरा उतरता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है इजराइल के डिफेंस की नीड। हमने पहले में ही ऑल्दो इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दिया है, हम थोड़ा सा समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी इजराइल को डिफेंस की ऐसी क्या क्या ज़रूरतें पड़ गई है कि उनको यहाँ पर अमेरिका से ये मदद लेनी पड़ी है। देखिए, इजराइल जो है वो एक वोलेटाइल रीजन अभी बना हुआ है, वहाँ पर हमले हो रहे हैं हमास के ऊपर से, ईरान उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। ऊपर आप देखेंगे साइड में अगर आप जाएंगे तो सूडान को देख पाएंगे, इधर इजिप्ट है, ऊपर आप जाएंगे तो इस तरीके से हर दिशा से, नीचे सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, कतर, हर कोई कंट्री वहां पे कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ में खड़ी हुई है। और उस वोलेटाइल रीजन के अंदर हमेशा कांस्टेंट थ्रेट रहता है बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप का, जैसे कि हमास जो कि गाजा का मिलिटेंट ग्रुप है। फिर हजबोला की बात करें तो हजबोला यहाँ पर एक और मिलिटेंट ग्रुप है जो कि लिबानन का है, जो कि ऊपर है। अगर आप मैप के अंदर जाकर देखेंगे तो देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर इजराइल और इजराइल के ऊपर यहाँ पर लिबानन है। इधर आप सूडान को पाएंगे, नीचे आप सऊदी अरेबिया को पाएंगे, और इधर आप इजिप्ट को पाएंगे। इधर की तरफ यहाँ पर गाजा होगा। तो ये पूरी पोजीशनिंग है, चारों ही दिशाओं से घिरा हुआ है, अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप के भी घिराव यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये जो वेपन्स है ना इजराइल के सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि उसकी जो एबिलिटी है कि वो पोटेंशियल अटैक्स को यहाँ पर रोक पाए या फिर उनका मुकाबला कर पाए। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इजराइल, ताकि वो यहाँ पर वेपन्स खरीदे। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हो सकता है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। क्या होगा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, और क्यों होगा? क्योंकि अगर जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, जब हम वेपन्स की सेल्स की बात कर रहे हैं, कि इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसीलिए है क्योंकि ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग टाइज को दिखा रहा है। मजबूत जो रिश्ता है यूएसए के बीच में और इजराइल के बीच में, उसकी जो यूएसए की फर्म कमिटमेंट है कि वो मेंटेन करेंगे इजराइल का जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज होने वाला है, रेदर देन रीजनल एडवर्सरीज जो आएंगी उसके ऊपर, तो ये उसको भी दिखा रहा है। कमिटमेंट जो है पॉलिटिकली उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि पीस प्रोसेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, जब हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर मुझे अब्दुल कलाम जी की यहाँ पर याद आती है, जिन्होंने कहा था कि कोई भी कंट्री जब वो अपना कोई एटॉमिक बॉम्ब बना रही है, या फिर जब उन्होंने उस चीज़ के लिए इतना बड़ा योगदान दिया था भारत में, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि किस प्रकार से जो ये एटॉमिक यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एटम बॉम्ब्स क्या इनकी, ये एक तरीके से डिफेंस का पार्ट भी हो सकता है। और इंडिया की हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि हम जो भी वेपन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं, ना कि कभी किसी पर हमला करने के लिए। तो हालांकि ये सेल्स जो है वो बहुत क्रूशियल है इजराइल के डिफेंस के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सीज भी इसके रिगार्डिंग हो सकती है, बिल्कुल होंगी। देखिए, क्रिटिक्स का ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर कुछ हार्ड लाइन स्टांसेस हैं, जैसे हिंडर करेंगे पीस का प्रोसेस जो होने वाला था पैलेस्टाइनीज के साथ। तो पैलेस्टाइन्स के साथ जो
हो सकता था शायद वो पीस यहाँ पर इसकी वजह से नहीं होगा, और यही कुछ मानना है कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस जो उसको मना कर रहे थे, और ये ज़्यादा जीत अभी तक का ऐसा माना जा रहा है ना कि यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो डेडलीस्ट, सबसे डेडलीस्ट पूरे के पूरा जो आप ये देख पाएंगे ना कि ये जो चल रहा है पूरा युद्ध, ये अभी तक का इस दशक का सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा लोगों की मौत इसमें हुई है। तो बहुत ही खतरनाक ये यहाँ पर सिविल कॉजुअलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, मौत हो रही है लोगों की। सपोर्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि देखिए स्टेबिलिटी बनाने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्रिटिक कह रहे हैं कि नहीं, इससे पीस नहीं हो पा रहा है। तो ये हमें प्रोसेस तो यहाँ पर दिखाई बिल्कुल दे रहा है। चलिए हम 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि 5वां पॉइंट यहाँ पर क्या है। 5वां पॉइंट यहाँ पर है इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब कोई माने या ना माने, लेकिन यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा ऊपर रखती है, जो फाइनेंस को सबसे ज़्यादा ऊपर रखती है। तो उनके लिए ये जो सेल हो रही है इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी है। देखिए ये जो है ये अमेरिकन के डिफेंस इंडस्ट्री को तो बेनिफिट कर ही रही है, क्योंकि वहाँ पे इजराइल उनको पैसा दे रहा है इतना ज़्यादा। इसके अलावा भी वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट किया जाएगा, पैसा आएगा। तो सो ऑल ओवर अगर कंक्लूजन में देखा जाए तो जो ये सेल हो रही है वेपन्स की इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो मल्टी डायमेंशनल इशू है, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, पॉलिटिकल चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, इकोनॉमिक फैक्टर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। आप इस मैन वाइप को जरा ध्यान से देखिए तो देखिए इसके अंदर कितने सारे मल्टी डायमेंशन 5 फैक्टर्स हम देख सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर इथिकल फैक्टर्स भी बिल्कुल हो सकते हैं, राइट। तो इथिकल फैक्टर्स भी यहाँ पर होंगे। तो देखिए इस प्रकार से आई होप ये आप के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिस तरह से हमने यहाँ पर बात की है, समझा है पूरे आर्टिकल को। नेक्स्ट हम चलते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की तरफ, जो कि बात कर रहा है इकोनॉमी पेज से, जो कि है सीतारमण डायरेक्ट्स PSB टू एक्सेलरेट बैड लोन एफआईसी, स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एंड कर्ब, यहाँ पर जो बात हो रही है फ्रॉड्स वगैरह की। तो ये हमें काम करना है। कौन है सीतारमण जी? देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक परफॉर्मेंस रिव्यू को यहाँ पर हेल्ड किया था। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे PSBs से यहाँ पर मुलाकात की। क्या होते हैं PSBs? यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, उनके साथ यहाँ पर मीटिंग हुई है फाइनेंस मिनिस्टर की, और उन्होंने उनको डायरेक्ट किया है कि वो ऑन बोर्डिंग जो आपके अकाउंट्स है, जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर आते हैं। देखिए क्या होता है NARCL। जब हम NARCL की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि आपके जो अकाउंट जिनको आप एक्सपीडिएट कर रहे हैं उनको यहाँ पर NARCL को दे दीजिए। सीतारमण जी ने ये बात भी बोली है कि फोकस को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्रॉड को रोकने के लिए फोकस बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए ड्यू डिलीजेंस यानी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो लोन का डिसब्रूसमेंट होता है, जब आप किसी लोन को एक जगह से दूसरी जगह बांटते हैं या किसी को देते हैं, तो पहले ही आपको ध्यान होना चाहिए कि वो उस लोन की वापसी करवा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने तारीफ भी की है कि कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन फिर वो चिंता भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये क्रिटिकल थ्रेट भी है कि फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रॉड केसेस की वजह से यहाँ पर समस्याएं भी हैं, और इसी तरीके से जो परफॉर्मेंस है उसकी भी वो तारीफ करती है। फिर वो ये भी बताती है कि किस प्रकार से जो विलफुल डिफॉल्टर है, यानी जो अपनी इच्छा से बस नहीं देना पाते। देखिए 2 तरीके के डिफॉल्टर होते हैं। एक होते हैं सर्कमस्टेंशियल, कि सिचुएशन ऐसी हो गई है, सर्कमस्टेंस उनके ऐसे हो गए हैं कि वो उस चीज़ को जो उन्होंने लोन दिया था वापस नहीं कर पाएंगे। उनको बैंक करप्ट भी बोला जाता है कि उनके पास यहाँ पर पैसा है ही नहीं, ख़त्म ही हो गए हैं बिल्कुल। और जो दूसरे तरीके के होते हैं वो होते हैं ये विलफुल, ये होती है फर्स्ट कैटेगरी, ये है सेकंड कैटेगरी। और विलफुल वो होता है कि जिसके पास लोन को वापस करने के लिए पैसा तो है लेकिन वो दे नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो क्रेडिट जो है, कर्ज जो होता है यानी लोन जो होते हैं, उसके फ्लो को हैम्पर करते हैं, प्रॉब्लम में डालते हैं। और इसी तरीके से ये एक जगह पे नहीं हो रहा है, ये इकोनॉमी पर स्ट्रेन करता है। फिर जो लेंडर्स होते हैं, जो पैसा दे रहे हैं, उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता है, उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेन आता है वहाँ पे। फिर रिस्पॉन्सिबल अर्जिंग होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बार बार RBI भी इसी बात पे हमेशा बोलते रहते हैं, RBI के जो शक्तिकांता दास हैं, कि जो ये नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है
NFCs जो है वो भी यहाँ पर बहुत सारा ध्यान नहीं रखने कि किस प्रकार से लोन को बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, और उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन दे दिया, क्रेडिट दे दिए लोगों को विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट कोलेटरल। और इसी वजह से यहाँ पर ये एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता रहता है कि ये आगे जाके वापस नहीं आया तो उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा लास्ट में हम देखें कि NARCL जो है उनकी काफ़ी स्लो प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, क्योंकि बैड लोन्स को जब वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि NARCL जो कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से काम करना चाहिए और थोड़ा फास्टली काम करना चाहिए। चलिए अब हम मेंस के हिसाब से समझते हैं। तो हमने समझ लिया कि आर्टिकल में मोटा मोटा क्या दिया हुआ था, लेकिन अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि देखिए क्या है ये NARCL जो है वो एक्चुअली में क्या है। तो देखिए NARCL जो होती है वो होती है बेसिकली आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लेने वाली, या फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इनको कहीं एक तरीके से इनको बैड बैंक भी बोला जाता है। इकोनॉमी में आपने अगर पढ़ा है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि NARCL जो होती है वो बैड बैंक होती है, क्योंकि जब आप गुड बैंक से लोन ले लेते हो और उस लोन को आप वापस नहीं देते हो तो ये बैड बैंक आता है आपके सामने एज अ सुपर हीरो बन के और कहता है कि हमारा लोन वापस करो। लेकिन आप कहेंगे कि मेरे पास होता तो मैं पहले वाले बैंक को ही दे देता। अब ये क्या करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए किसी का एग्जांपल लेते हैं, किसी के पास कोई जेट थी, एयरलाइन से, उन्होंने बहुत बड़ा कर्ज लिया बैंक से और वो भाग गया, डिफॉल्टर हो गया, कंट्री छोड़ के भाग गया। अब ये कंपनीज जाकर इस जेट को लेंगी, इसकी जो भी मरम्मत होगी उसको करेंगी, फिर ये दूसरी जो इन्हीं की कंस्ट्रक्शन की कंपनीज होती है उनको इस जेट को बेच देंगी, राइट। और सोल्ड करके जो भी इनके पास पैसा आएगा कुछ परसेंट बेनिफिट ये अपने पास रखेंगे और बचा हुआ पैसा यहाँ पर लोन को, जो बैंक जिसने लोन दिया था उसको वापस दे देंगे। तो स्टोरी सारी की सारी ये है कि किरदार किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक यहाँ पर कंपनी बैड बैंक आ रहा है सुपर हीरो की तरह, दिमाग में इस तरीके से सोचिए। अब हम सोचते हैं कि ये काम कैसे करती है, ऑपरेट कैसे करती है। तो देखिए पहले बात तो यही हमें समझ में आ गया कि जो बैड लोन होते हैं उनका यहाँ पर किया जाता है एक्विजिशन किसी भी तरीके से। ये जैसे रिलायंस की खुद की एक NARCL कंपनी यहाँ पर बनाई गई है। तो ये जो कंपनी होती है 2 साल पहले ही वो न्यूज़ में आया हुआ था। ये कंपनी स्ट्रेस करती है कि कौन से ऐसे एसेट है जो बैड लोगों के और पब्लिक सेक्टर बैंक से जिनको लिया गया है या फाइनेंशियल किसी भी इंस्टीट्यूशन से उनको लिया गया है, और इन लोन्स के ऊपर जो बोरोवर्स होते हैं उन्होंने रीपेमेंट करना बंद कर दिया है। तो अब वहाँ पर जो चांस है, कोई भी NPA कब होता है, जब 90 दिन से ऊपर उसकी जो पेमेंट की अवधि है वो निकल जाती है, तो उसको NPA की कैटेगरी के अंदर रख दिया जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो अब हो चुका है। तब उनको ये केस दिया जाता है कि अब आप इनको समझा लिए या फिर संभालिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिजोल्यूशन किया जाता है। जो एक्वायर्ड बैड लोन है अब वो मिल तो गया है, मान लीजिए आफ्टर उन्होंने बैड लोन को ले लिया इन कंपनी ने बैंक वगैरह से, फाइनेंशियल से, अब इनको रिजोल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए इनके पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे कि ये क्या करते हैं कि जो बोरोवर कंपनी है उसके मैनेजमेंट को चेंज कर देते हैं, या फिर उस पूरी की पूरी जो कंपनी है उसका कोई भी सामान है उसको बेच देते हैं। मैंने ऊपर बताया ना आपको कैसे काम किया जाता है, सुपरमैन की तरह आते हैं। और फिर यहाँ पर होता है कि सेल ऑफ रिजोल्व्ड एसेट। फाइनली जब वो सेल हो जाती है तो जो बैड लोन के रूप में जो स्ट्रेस एसेट था उससे कुछ पैसा आएगा, या तो वो उस पैसे को किसी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर डाल देते हैं, या फिर वो जो अदर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है या कोई पोटेंशियल बायर होता है उनको उसको बेच देते हैं। फंड जो भी रिकवर होगा सेल के बाद उसको जो क्रेडिटर से बैंक से लोन लिया गया था उसको वापस उसी को दे दिया जाता है। बीच का जो बेनिफिट है वो ये कंपनीज अपना ले लेती हैं। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा ऊपर कहानी के तौर पे समझा चुकी थी, लेकिन अब लास्ट में मैंने आपको फॉर्मली भी इसको समझा दिया है। इसके अलावा बात करें तो ये क्यों ज़रूरी है, NARCL जो कंपनीज है इनके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके द्वारा भी। अगर हम थोड़ा दिमाग लगाए तो हमें पता होगा कि बैंक्स के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल निभा रही हैं, इकोनॉमी में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल निभा रही है। जैसे सबसे पहले क्या करें कि बैंक्स की जो आपकी बैलेंस शीट होती है उसको ये क्लियर करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 90 दिनों तक बैंक का काम किस तरीके से हो रहा है कि पहले जो 30 दिन होंगे उन 30 दिन में इनको क्रिटिकल एसेट की तरह देखा जाएगा। उसके बाद फिर बैलेंस शीट के अंदर किसी दूसरी बैलेंस शीट में इसको डाला जाएगा कि थोड़ा सा डेंजर का मामला हो गया, और 90 दिन के बाद होने के बाद इसको NPA के अंदर डाला जाएगा।
तो ये बैलेंस शीट बैंक की बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो जब कोई भी NARCL इस बैड लोन के ऊपर अपना टेक ओवर करती है तो वो जो बैंक की बेसिक बैलेंस शीट है ना उसको क्लीन अप यानी उसको साफ करने में मदद करिए कि ठीक है अब बैंक जो है उसकी प्राइमरी एक्टिविटी है कि वो किसी को लोन दे। प्राइमरी एक्टिविटीज तो बैंक की क्या है कि पैसा लो दूसरे से और इस पैसे को किसी दूसरे को लोन में दे दो। आप यहाँ पर कुछ प्रॉफिट आप खुद कमा लीजिए और कुछ जो प्रॉफिट इंटरेस्ट रेट है वो इस लेंडर को भी दे दीजिए। तो बैंक का तो मोटा मोटा यही काम है, राइट। तो उसको अपने प्राइमरी एक्टिविटी पे ताकि वो फोकस कर सके, जो बिजनेस उसको लैंड करना है, जो कर्ज देना है किसी इंडिविजुअल को, किसी बिजनेसमैन को, उन सभी को वो दे दे और ताकि जो रिकवरी हो रही है ओल्ड या बैड लोन्स की उसकी चिंता वो छोड़ सके। तो ये एक बैंक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद काम यहाँ पर करवा रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी मदद करती हैं। किस प्रकार से बूस्ट करती है इकोनॉमी को? देखिए आप यहाँ पर समझेंगे कि जब भी किसी बैंक की बैलेंस को यहाँ पर क्लीन होती है, वो हेल्दी होती है, तो मोर लोग जो है, मोर बैंक जो वो चाहता है कि वो मनी दे दे, पैसा दे दे लोगों को, ठीक है। जब आपके पास ज़्यादा क्रेडिट होगा इकोनॉमी में, मार्केट में ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और जब इकोनॉमी की जो स्पर है वो भी यहाँ पर ग्रोथ करेगी। तो इस तरीके से पैसा जो घूम रहा है मार्केट के अंदर वो ज़्यादा घूमेगा। देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट है कि एक हाफ यहाँ पर मनी की पावर होती है, M0 होता है। M0 क्या होता है कि कितना पैसा मार्केट में है। फिर आपका एक होते हैं M1 M2 M4 यानी कि मनी कितनी कितनी घूम रही है और एक होता है मनी का पोटेंशियल कि एक 10 का नोट है, मान लीजिए वो 10 का नोट कितने लोगों के हाथों में गया और अगर वो मान लीजिए 10 ही लोगों के हाथों में गया तो मनी की जो पावर है वो 100 रुपये मानी जाएगी, ना कि 10 रुपये। तो यही होता है कि आपकी इकोनॉमी तब ज़्यादा बूस्ट करतेगी, तब ज़्यादा बढ़ेगी जब ये एक नोट बहुत सारे हाथों में से होकर गुजरेगा। तो ये इस तरीके से काम करेगा। थर्ड हम देखते हैं बेटर मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जो हो रहा है, स्ट्रेस जो एसेट थे उनका बेटर मैनेजमेंट किस प्रकार से ये करती है। मैंने आप लोगों को पूरी ऊपर स्टोरी समझा दी है कि किस प्रकार से ये उसको लेके आते हैं। तो जब भी ये नॉन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है ये स्पेशलाइज्ड होती है कि स्ट्रेस एसेट के ऊपर इनको काम कैसे करना है, किसको बेचना है, किस प्रकार से उनसे निकलवाना है। विलफुल डिफॉल्टर के लिए ही ये काम करती है। तो ये बहुत ही एक्सपर्ट है इस चीज़ में, इनके जो लोग हैं वो भी इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है काम करने वाले। तो ये इन्हीं एक्सपर्टीज़ की वजह से जो वैल्यू होती है उतनी कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा वैल्यू हो सके उतनी ज़्यादा वैल्यू को ये रिकवर कर सके। मान लीजिए आपने किसी ने लोन लिया था 100 करोड़ रुपए का, अब उससे जो उसका सामान है, एसेट है, उसकी वैल्यू है, अगर कोई बैंक उसको जाके बेचना चाहे, एक्सपर्ट नहीं है, तो उनको सिर्फ 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहाँ पर तो बैंक का बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। अब ये बैंक क्या करेगा, किसी NARCL को यहाँ पर देगा। अब ये लोग एक्सपर्ट है, ये इसी प्रॉपर्टी में से इसके टुकड़े करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और तब इसको बेचेंगे और निकाल लेंगे ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपीज़। तो अभी ये वैल्यू क्या हुई, मान लीजिए इन्होंने 10 करोड़ अपना बेनिफिट रख भी लिया, तो पहले तो जहां बैंक को 50 करोड़ रुपए मिल रहे थे वहां अब बैंक को मिलेंगे 70 करोड़ रुपए, तो ज्यादा रिकवर वैल्यू आई। तो इसी वजह से इनको ये चीज दी भी जाती है क्योंकि इनके पास ये एक्सपर्टीज होती है कि ये ज्यादा अच्छे से जो स्ट्रेस एसेट है उन पे काम कर सके। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो NARCL है वो काफी वाइटल रोल प्ले कर रही है मैनेजिंग जो स्ट्रेस एसेट्स होते हैं और उनके अराउंड जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है बैंकिंग सिस्टम की उसको ठीक करने में। और यहीं पे आज हमारा न्यूज़पेपर और पूरा आर्टिकल ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है ज़्यादा डिटेल में समझाने की, सो दैट हमारा जो मेंस की आप लोग तैयारी करेंगे प्रीलिम्स के साथ साथ वो भी यहाँ पर होती रहे। क्योंकि न्यूज़पेपर का देखिए मोस्टली जो न्यूज़पेपर काम आने वाला है ना वो मेंस में काम आने वाला है। प्रीलिम्स में तो आप ठीक है थोड़ी बहुत यहाँ पर देख पाएंगे, मोटा मोटा आप समझ पाएंगे कि ठीक है क्या न्यूज़ है यहाँ पर, ओके कोई वायरसेस है तो वो ठीक है। लेकिन मेंस इज़ अ बिगर क्वेश्चन मार्क उन सभी के लिए कि मेंस की तैयारी कैसे करें। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लेके आई हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, नहीं पसंद आए तो भी बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। आप ही लोगों के लिए हो रहा है, आप ही लोग नहीं चाहोगे तो बंद कर देंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। और चलिए अब यहीं पे फिर हम चलते हैं और अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आप लोगों को और लगे रहिए।